Namaskar, children. We are going to have a very interesting discussion, and we follow up of the Supreme Court's decision. And Dr. S.B. Rathore will make certain presentations which will be useful to all of us. And if you have any query, then you may please write your brief query in the chat box. So I will request Dr. Rathore to attend those queries. I will tell him what these queries are, response to that, and it is requested that whatever information you gather today from this discussion, please do pass it on to other friends because all of them are not able to join. So our effort is to create awareness among as many friends as possible. That is our idea. So, Dr. Rathore, you start discussion. नमस्कार। और गुप्ता जी, आज का जो डिस्कशन हमारा है वो इनकम टैक्स के रेट्स हम ले लेंगे और इनकम टैक्स पर सरचार्ज है, क्योंकि जो हमें कम्यूटेशन मिल रहा है वो तो टैक्स फ्री होगा, लेकिन पेंशन के एरियर्स मिल रहे हैं और साथ में जो हमें अमाउंट मिल जाएगा एरियर्स वाला, तो उसके बाद मंथली पेंशन भी शुरू होगी। तो हम जो फाइनेंशियल ईयर चूज कर रहे हैं, जिसकी हम बात कर रहे हैं फाइनेंशियल ईयर 22-23, क्योंकि हमें जो पेंशन के एरियर्स मिलने हैं वो मिलने हैं जून जुलाई के अंदर। तो ये आएगा फाइनेंशियल ईयर 2022-23 और उसका जो बजट था ये ऑलरेडी आ गया है 1 फरवरी को। तो टैक्स रेट्स में मालूम है, उसमें कोई चेंज नहीं होने जा रहा और सरचार्ज लगेगा इसमें, क्योंकि हमारी जो अमाउंट मिल रहा है वो 40 लाख, 50 लाख, 60 लाख, तो सरचार्ज है 10%। वो कैसे कैलकुलेट होता है ये मैं आपको कंप्यूट करके दिखा दूंगा। और हेल्थ एजुकेशन सेस तो 4% लगेगा ही। और इनकम टैक्स के आजकल 2 रिजीम हैं, लास्ट ईयर से शुरू हुआ था। एक ओल्ड टैक्स रेट रिजीम है और एक नया टैक्स रेट रिजीम है। तो उसमें भी थोड़ा सा मैं आपको बता दूंगा कि आपको नया टैक्स में क्या फायदा है और पुराने में क्या फायदा है। तो मैं आपकी एंड में एक बात और बता दीजिएगा जी कि इसको बाइफरकेट करा के कुछ टैक्स अगर हम कम कर सकते हैं अपना तो बेटर, अदरवाइज इट विल बी हेवी टैक्स। हाँ, नहीं बिल्कुल। हाँ, प्लीज कंटिन्यू। ये गुप्ता जी, हम स्क्रीन दिखाई दे रहा है आपको? हाँ जी। ये हमारे रेट्स हैं फाइनेंशियल ईयर 2022-23 और ये पीरियड शुरू होगा फ्रॉम 1 अप्रैल 2022 से लेकर 31 मार्च 2023। और हाँ, करंट फाइनेंशियल, बिल्कुल ठीक है। और ये ओल्ड रिजीम की बात कर रहे हैं, इसको हम कहते हैं ओल्ड रिजीम, जो ओल्ड टैक्स रेट्स हैं। तो हम सब लोग सीनियर सिटीजन हैं, सीनियर रेजिडेंट हैं, तो इनके लिए यहाँ पर बेसिक एग्जम्पशन लिमिट जो है 3 लाख रुपए है। 3 लाख रुपए तक कोई आपका टैक्स लायबिलिटी नहीं बनती। और सीनियर सिटीजन कहते किसको हैं? ये हम लेंगे 1 अप्रैल 2023 को, कि 1 अप्रैल 2023 को आपकी एज 60 इयर्स या उससे ज्यादा है तो हमारे लिए एग्जम्पशन लिमिट 3 लाख है। और यदि हमारी एज 80 और मोर हो जाती है, कट ऑफ डेट 1 अप्रैल 2023 तक, तो हमें मिलेगी बेसिक एग्जम्पशन 5 लाख। एग्जम्पशन लिमिट 3 लाख से लेकर 5 लाख 5% है। 5 लाख से ऊपर और 10 लाख तक इट इज 20% और 10 लाख से ऊपर है 30%। अब एक होता है टैक्स पर टैक्स। यदि आपकी टैक्सेबल इनकम जिस पर हम टैक्स कैलकुलेट करेंगे, यदि वो इनकम 50 लाख को कर गई क्रॉस, तो जो भी टैक्स आएगा, जो भी हम कैलकुलेट करेंगे, उस पर 10% और लग जाएगा। और यदि वो इनकम हो गई आपकी 1 करोड़, तो जो टैक्स बनेगा उस पर 15% और ऐड करेंगे। 2 करोड़ 5 करोड़ की हम बात छोड़ देते हैं। मैक्सिमम सरचार्ज जो है डिविडेंड की इनकम है, बाकी है, इन हम कैपिटल गेन्स की बात नहीं कर रहे, हम सिंपल स्टैम्प सैलरी की बात कर रहे हैं, जिसमें सरचार्ज लगेगा 10% या 15%। 10% यदि आपकी टैक्सेबल इनकम 50 लाख से ऊपर है और 100 लाख से कम है, और यदि 1 करोड़ से ऊपर है तो आपका सरचार्ज लगेगा 15%। और इनकम टैक्स और सरचार्ज को जोड़कर जो अमाउंट एक्स अमाउंट आएगा उस पर लगेगा हेल्थ एजुकेशन सेस, वो है 4%।
ये तो हमारी हुई ओल्ड रिजीम की बात। ये हमारा एक नया रिजीम है जो लास्ट ईयर से शुरू हुआ। ये कहता है जी कि एग्जीक्यूशन लिमिट, चाहे आप सीनियर सिटीजन हो, आप सुपर सीनियर सिटीजन हो, या आपकी 60 ईयर से कम हो, सबके लिए एग्जीक्यूशन लिमिट 2,50,000 है। यहां पर कोई फर्क नहीं पड़ता आपकी एज 60 साल है, आपकी 75 है, आपकी 80 है, या आपकी 45 है। यहां पर इनकम टैक्स में जेंडर के बेस पर, आपके मैरिटल स्टेटस के बेस पर, आपके प्रोफेशन के बेस पर, आपके स्टेट देखकर कोई किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। इस रिजीम के अंदर भी सरचार्ज वही, टैक्सेबल इनकम 50 लाख से ऊपर 10%, 100 लाख से ऊपर इट इज 15%, और 200 लाख से ऊपर 25, 5 करोड़ से ऊपर 37। हेल्थ एजुकेशन वही तरीका, इनकम टैक्स और सरचार्ज को जोड़कर यदि एप्लीकेबल है तो 4% आ जाएगा आपका हेल्थ एजुकेशन सेस। और ये रिबेट आप जो देख रहे हैं, ये रिबेट तब तक है जब तक आपकी इनकम 5 लाख तक है। तो हम इस बात को छोड़ देते हैं क्योंकि हमारी तो इनकम बहुत ज्यादा होने वाली है। अब इसमें क्या है, इसमें हमारे जो नया रिजीम है इसमें टैक्स रेट लोअर साइड पर है। 2.5 लाख से 5 लाख 5%, 5 लाख से 7.5 लाख 10%, 7.5 लाख से 10 लाख 15, 10 से 12.5 20, 12.5 से 15 25। हर 2.5 लाख पर स्लैब रेट यहां पर बदल रहा है। 15 लाख से ऊपर 30%। अब लेकिन गवर्नमेंट ने आपको नया रिजीम तो दे दिया, अब इसमें कहीं ना कहीं तो आपको डिडक्शंस लूज करनी पड़ेगी, एग्जम्पशंस लूज करनी पड़ेंगी। और वो क्या है, यदि आपने मकान बनाने के लिए, रेंशियल हाउस के लिए कोई इंटरेस्ट लोन ले रखा है, उसका इंटरेस्ट जो 2 लाख रुपए ओल्ड रिजीम के अंदर तो मिल जाता है लेकिन नए रिजीम के अंदर नहीं मिलेगा आपको। स्टैंडर्ड एक्शंस जो फैमिली पेंशन पर मिलती है वो 15,000 और 1/3 विच लेस है, वो भी आपको नहीं मिलेगी नए रिजीम के अंदर। आपको अपनी सैलरी या जो पेंशन आपकी होती है वो भी सैलरी रेट में टैक्सेबल होती है। फैमिली पेंशन जो टैक्सेबल होगी वो होगी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। हमारे पास 5 हेड्स होते हैं, एक इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशंस, कैपिटल गेन्स और अदर सोर्सेस। यदि आपको मिल रही है फैमिली पेंशन तो टैक्सेबल है अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। रेजिडुअल जो हम उसको सोर्स बोलते हैं, उसमें जो आपको एक्समाउंट फैमिली पेंशन का मिलेगा उसमें 15,000 या 1/3 हम उसमें से मैनेज कर देंगे। अच्छा, आपको जो अपनी पेंशन मिल रही है मिलेगी, उसमें से 50,000 कम कर देंगे। और 80C से लेकर 80U तक जो हम पीएफ में, पीपीएफ में, एनएससी खरीदकर, टैक्स सेवर एफडीआर लेकर, एलआईसी की कोई बीमा स्कीम लेकर, एलआईसी वृद्धि योजना लेकर, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम लेकर, या मेडिकल एक्सपेंडिचर जो 50,000 में मिलता है, या मैं कैंसर की डिजीज हो गई उसका में 1 लाख मिलता है, ये सब, या डोनेशन आपने दे दी उसका बेनिफिट कुछ नहीं मिलेगा। 80C से लेकर 80U तक की जो डिडक्शंस हैं चैप्टर 6A की वो अलाउड नहीं है अंडर द न्यू टैक्स रेट रिजीम। लेकिन 80CCD2 ये एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू न्यू पेंशन स्कीम होता है, ये इसमें अलाउड है। गुप्ता जी यहाँ पर किसी ने पूछना है? डॉक्टर साहब इसमें ये बात बताइए कि ये जो 1,50,000 तक जो हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, हाँ 80C में, हाँ, उसकी दोनों रिजीम में क्या पोजीशन है, ओल्ड में और न्यू में? मैं फिर आपको कैलकुलेशन करके दिखा दूंगा ना, क्योंकि इसमें जो टैक्स रेट्स हैं इसमें कम है। देखो लोअर आप देख रहे हैं, यहाँ 2.5 से 5 लाख 5% है, चलो वहां भी 3 से 5% था, वहां पर 5 से ऊपर सीधा 20 लग गया था, लेकिन यहाँ पर 5 से 7.5 10 है और 7.5 से 10 15% है। वहां पर 10 के ऊर सारा 30 लग गया था और यहाँ 30 लग रहा है, 30 15 लाख के ऊपर। That since most of us will like to go for old pension scheme, हाँ बिल्कुल, let us focus more on old pension scheme and just refer here and there about it. Most of us will not like to go for the new pension. हाँ ठीक है ठीक है। ये हम गुप्ता जी के केस ले लेते हैं। गुप्ता जी ने वॉलंटियर कर दिया कि मुझे मेरी इनकम, सैलरी, पेंशन सब कुछ दिखा दो, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। और लिख दिया मैंने एडवोकेट डॉक्टर अमरनाथ गुप्ता, FCS कॉमर्स, श्यामला कॉलेज, आपका फोन नंबर भी लिखा हुआ है, और रिटायर्ड ऑन 31 अक्टूबर 2016। तो ये तो गुप्ता जी ये आपका बेसिक थी 2,04,700।
पेंशन हो गई 1,02,350 और ये कम्युटेशन हो गई 61,410। तो अभी हम बात कर रहे थे सिर्फ पेंशन की। ये आपको नवंबर 16 से लेकर ये आपको पेंशन के एरियर्स मिलेंगे और ये जो एरियर्स का अमाउंट है आपका, ये मैं एज्यूम करूं जून 2022 तक, तो आपके एरियर्स का अमाउंट है 80,07,888। अच्छा, यदि आप गुप्ता जी कम्यूट करा भी लें तो जिस दिन आपको कम्यूट करा लेंगे तो कम्यूट तो कराएंगे आज के डेट में, तो आपको पेंशन के एरियर्स में कोई फर्क नहीं आएगा। मेरे कहने का मतलब यह है आपको पेंशन कम्यूट कराना है आपको आज, लेकिन डॉक्टर साहब उसकी वजह ये है हाँ in the date of commutation, हाँ I will be entitled to receive full pension. yes right And in future, from the date of commutation, it will be reduced pension. हाँ बिल्कुल यही रीजन है। यहां पर देखिए मैंने एज्यूम किया है 37% डी है, क्योंकि जून तक तो 34 चल रहा है, 37 हो जाएगा। तो 1,02,350 आपकी पेंशन है, इस पर डी हो गया, तो आपकी पेंशन मंथली हो जाएगी 1,40,220। और यदि आप कम्यूट करा लेंगे तो इसका 40% 1,02,000 का वो हमने कम कर दिया यहाँ पर, तो कम्यूटेशन ये रह गई 61,000, लेकिन डीए पूरे पे मिलता है, ये ध्यान देने वाली बात है। डीए जो मिलेगा वो फुल पेंशन मिलेगा, और जब कम्यूटेशन के बाद जिस दिन आप करवाएंगे उसके 15 साल के बाद फिर ये आपकी फुल आपकी पेंशन शुरू हो जाएगी 1,02,350। लेकिन इसके बीच में तो अभी एक पे कमीशन और आएगा, तो इतना अभी लंबा सोचने की जरूरत नहीं है हमें। ये कम्यूटेशन कराना चाहिए नहीं कराना चाहिए उस पर एक अलग से लेक्चर रिकॉर्ड करेंगे। आप देखिए ये मैंने आपके बारे में लिखा था, रिटायर्ड एट द एज ऑफ 65 31 अक्टूबर को, लास्ट ड्रॉन आपकी ये थी, ये आपको कॉलेज का पैसा वापस करना है, ये आपको मिला था 30 लाख के आसपास, हमने इंटरेस्ट लगा लिया 68 मंथ्स का 30 जून तक, तो 43,60,000। ये मैं गुप्ता जी इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये टेबल मैंने सर्कुलेशन में डाली हुई है, तो 43,60,000 जो है वो पैसा आपको वापस करना है। लेकिन इस पैसा वापस करने से हमारे कोलीग्स में इस तरह का कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि जो आपको पेंशन मिलेगी 80 लाख डेट इज टैक्सेबल, और जो 43,60,000 आप देने वाले हैं वो आपकी ड्यू ड्रॉन स्टेटमेंट बन जाएगी, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप ये सोचें कि आपका 37 पर टैक्स लगेगा, ऐसी बात नहीं है। आपका जो टैक्स लगना है वो लगना है पेंशन अमाउंट पर, चाहे आपकी ड्यू ड्रॉन स्टेटमेंट से 43 लाख जो आपने वापस करना है उससे कोई फर्क नहीं पड़ने जा रहा, ये आपको ध्यान देने वाली बात है। तो 80 लाख तो गुप्ता जी पेंशन हो गई आपकी अप टू जून, फिर आपको जुलाई से लेकर फरवरी 2023 तक 8 महीने की पेंशन और मिलनी है, वो आपकी पेंशन हो गई 11,21,760, और हम विद कंपटीशन का ले रहे हैं, हम ले रहे हैं विदाउट कंपटीशन, हम इसको हटा देते हैं, तो आपकी पेंशन जो गई वो हो गई 91,29,648। ठीक है बता दी। पेंशन का एरियर्स मिला आपको 80 लाख के आसपास, जो आपने कॉलेज को पैसा वापस किया 43, इसका लेना देना यहाँ पर कुछ नहीं है, इनकम टैक्स लगेगा पूरे 80। राजकुमार जी जरा आवाज म्यूट करिए क्योंकि डिस्टर्बेंस आ रही है। मैं कैसे थोड़ा कोशिश करिए, वो एक अनम्यूट का बटन होगा ना, उसको अनम्यूट कर नहीं मेरे यहाँ से कोई और नहीं बोला। ठीक है चलिए, तो हाँ गुप्ता जी 80 लाख तो हमारी पेंशन का अमाउंट हो गया, और 21,21,000 हो गया जो करंट जो 8 मंथ का है, तो अमाउंट हो गया 91,29,648। ये सर आपका मैंने दोनों कैलकुलेशन तरीके से अपने सिस्टम में फॉर्मेट डाले हुए हैं, 91,29,648। सर ये आपकी पेंशन में 50,000 स्टैंडर्ड एक्शन। अच्छा, हम बाइफर्केशन की बात नहीं करें फिलहाल बिल्कुल भी, सर बाइफर्केशन के अलग से डील करेंगे, वो एक लंबा टॉपिक है। हम कह रहे हैं कि जिस साल में आपको पेंशन मिली उस पर कॉलेज तो टैक्स उस हिसाब से काटेगा। आप सोचें कि बाइफर्केशन आपको कॉलेज करके देगा, बाइफर्केशन कॉलेज करके नहीं देगा और ना वो करना चाहेगा। तो 91,29,648 आपको पेंशन मिली, 50,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल गई,
मुझे इसमें मालूम है कि आपको 6-7 साल के एरियर हैं, लेकिन ये रिसीट बेसिस पर टैक्सेबल होगी, तो अमाउंट रह जाएगा आपका 90,79,648, एज्यूमिंग कि गुप्ता जी का और कोई सेविंग बैंक इंटरेस्ट, कोई एफडीआर का इंटरेस्ट हम इसको फिलहाल जीरो मान रहे हैं। लेकिन आपने सेव कर लिया 1,50,000, तो 1,50,000 कम हो गया, ये अमाउंट रह गया 89,29,648। इस पर जो टैक्स बना वो बना 24,88,894 और सरचार्ज लग गया 10%, क्योंकि आपकी इनकम गुप्ता जी 50 लाख को क्रॉस कर गई। ये अमाउंट हो गया सरचार्ज का 2,48,889। दोनों को आपने जोड़ दिया, अमाउंट आ गया 27,37,783 और इस पर 4% लग गया हेल्थ एजुकेशन सेस और वो हो गया 1,09,511 और टोटल अमाउंट बन गया 28,47,294। नेट रिसीवेबल अमाउंट। हाँ, ये आपको सर टैक्स देना होगा, ठीक और ये कॉलेज आपका काट लेगा, इसमें आप कुछ कर नहीं सकते हैं। नहीं, जो रूल्स है उसके मुताबिक करेंगे, कोई बात नहीं। हाँ, वो बात में करेंगे ना, अभी बताता हूँ मैं आपको। ये हमारा नया टैक्स रेट रिजीम 91,29,648, इसमें कोई आपको स्टैंडर्ड एक्शंस नहीं मिलेगी, कोई आपको एटीसी का बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो 91,29,648 पर टैक्स हो गया 24,76,394। अब इसका 10% लगा दो, वो हो गया 247,639। अमाउंट हो गया टोटल मिलाकर 27,24,034। इसमें आप सेविंग करो ना करो, नया टैक्स रेट रिजीम लोगे, उसका कोई फायदा आपको नहीं होगा, ना एटीसी का, ना मेडिकल एक्सपेंडिचर का, ना स्पेसिफाइड डिजीज का, ना एफडीआर इंटरेस्ट एटसेट्रा का, सेविंग का, जो कि आपको 50,000 रुपए मिलता है। तो आपका टैक्स बन गया 28,32,994। इसमें हमें देख रहा है, यदि सिनेरियो ये हो कि गुप्ता जी को सिर्फ पेंशन मिल रही हो और कोई उनकी इनकम नहीं है, जीरो है, तो नए टैक्स रेट रिजीम में टैक्स उनका कम बन रहा है और 15,000 इनको कम देने पड़ रहे हैं। लेकिन ऐसा रियल लाइफ में होगा नहीं। गुप्ता जी के पास जो एफडी है उसका इंटरेस्ट भी आ रहा होगा। गुप्ता जी मान लीजिए 2 लाख आपका है, 2 लाख तो हो ही होगा ना। आ रहा है 1.5-2 लाख रुपया। हाँ, तुमने 2 लाख मान लिया। अब 2 लाख यदि यहां पर हो गया तो 50,000 आपको रिबेट यहां मिल जाती है एटीटीटीबी के अंदर। सर 2 लाख आपका सेविंग बैंक, आपका एफडीआर का इंटरेस्ट हो गया, तो 2 लाख आपका वहां ऐड हो गया, तो 50,000 आपको एटीटीवी मिलती है, और एटीटीवी मिलती है तो उससे आपकी टैक्स लायबिलिटी हो गई 28,98,774। यहां पर आपका नया टैक्स सिटीजन बिल्कुल नहीं बदला, वो एज इट इज है। तरीका यहां पर 2 लाख ऐड हो गया, लेकिन यहां पर कोई डायरेक्शंस आपको एटीसी की या एटीटीडी की वो डायरेक्शंस आपको नहीं मिली। तो ये कह रहा है जी आपको ओल्ड रिजीम में जाना है। अब मैं थोड़ा सा और आगे चलता हूं। मेडिकल एक्सपेंडिचर, अब पता नहीं मुझे हमारे कितने साथी मेडिक्लेम को यहां पर लेते नहीं लेते। यदि आपने मेडिकल इंश्योरेंस नहीं करा रखा तो मेडिकल एक्सपेंडिचर तो होती है हमारा बुढ़ापे में, तो मेडिकल एक्सपेंडिचर के लिए 50,000 हमें अलाउड करती है गवर्नमेंट। एक ही जना ले सकता है? नहीं, एक जना नहीं, आप अपना भी ले सकते हैं, अपनी बीवी का भी ले सकते हैं। यहाँ पर वो फैमिली वाला कंसेप्ट नहीं। नहीं, बीवी भी ले, हस्बैंड भी ले, उसमें क्या है, दोनों अलग अलग टैक्स पेयर है। मैं मेडिकल एक्सपेंडिचर अपनी बीवी का क्लेम कर सकता हूं, और मेरी बीवी अपना क्लेम कर सकती है, अपने हस्बैंड का क्लेम कर सकती है। मैं अपना क्लेम कर रहा हूं, मेरी बीवी अपना क्लेम कर रही है। और यदि मान लीजिए, इसके लिए देखो करना यह है, अब हम जो ओपीडी के जो बिल होते हैं, यदि आपको कॉलेज से मिल जाए रिम्बर्स तो हो गई कहानी खत्म। यदि आपको रिम्बर्स नहीं मिल रहा तो आपको 50,000 तक के एक्सपेंडिचर यहां पर अलाउड है। लेकिन यहां पर आपको मेडिकल, आपका जो मेडिकल इंश्योरेंस वाला है एटीडी, वो वाला नहीं होना चाहिए। यदि आपका हो गया मेडिकल इंश्योरेंस तो फिर मेडिकल एक्सपेंडिचर कैन नॉट बी क्लेम्ड। गुप्ता जी क्लियर हुआ थोड़ा सा? इसका ये मतलब हुआ कि अगर इंश्योरेंस कंपनी से पैसा मिल रहा है मेडिकल एक्सपेंसेस का, हाँ, तो फिर यहाँ को क्लेम नहीं कर सकते। नहीं, यदि गुप्ता जी मेडिक्लेम की आपने पॉलिसी ले रखी है तभी अलाउड नहीं है। मेडिक्लेम की पॉलिसी आपने ले ली, देन यू आर नॉट अलाउड टू हैव दिस एटीडी एज मेडिकल एक्सपेंडिचर। प्रिजम्पशन ये है, हाँ, प्रिजम्पशन ये है इसमें कि यू माइट बी क्लेमिंग फ्रॉम द मेडिकल, फ्रॉम द इंश्योरेंस। अच्छा, कुछ 6 बीमारियां हैं, एड्स है, थैलेसीमिया है, कैंसर है,
अच्छा इसमें डायबिटीज नहीं है, इसमें नी ऑपरेशन नहीं है, उसमें आपको 1 लाख मिल जाता है यहाँ पर। तो देखो यहाँ पर आप टैक्स लायबिलिटी आपकी, लेकिन यहाँ नहीं मिला नए वाले में। अब ये आपकी देखो टैक्स लायबिलिटी यहाँ पर 54,340 से कम हो गई। दोनों को मैं कंपेयर कर रहा हूँ। यहाँ पर 29,01,634 है और वहां पर आपकी 28,47,294 है। तो यहाँ पर आपको लग रहा है कि नया टैक्स रेट रिजीम जो है वो ठीक नहीं है। इट इज बेटर टू हैव ओल्ड टैक्स रेट रिजीम, और ये मैंने लिखा ही हुआ साथ में। अब मैं आपको ले चलता हूँ टैक्स कैलकुलेटर पर। मैं ये सब हटा देता हूँ। ये इनकम टैक्स की वेबसाइट पर, ये कोई सज्जन आए हैं, ये इनकम टैक्स में वेबसाइट खोल रहा हूँ, टैक्स कैलकुलेटर वाली है। गुप्ता जी दिखाई दे रहा है ना? जी जी जी। ये इनकम टैक्स की वेबसाइट incometaxindia.gov.in, और यदि आप स्टेप बताऊं तो स्टेप यहां से हैं। ये incometaxindia.gov.in, और यहां पर है टैक्स इंफॉर्मेशन सर्विसेज, व्यू मोर, और यहां पर आपको मिल जाएगा ये लिखा हुआ इनकम एंड टैक्स कैलकुलेटर, और हम कर रहे हैं इसको टैक्स कैलकुलेटर। अब यहां पर देखो, हमने जो आपकी इनकम थी वो डाल देते हैं, असेसमेंट ईयर 2023-24, क्योंकि हम बात करें 22-23 की, उसका असेसमेंट ईयर हो गया 2023-24। टैक्स पेयर गुप्ता जी हैं इंडिविजुअल। ऑप्टिंग फॉर नया रिजीम, वो सेक्शन है 115 BSE, हमने इसको कर दिया फिलहाल नो। मेल फीमेल सीनियर सिटीजन, हमने कर दिया इनको सीनियर सिटीजन। और रेंशियल स्टेटस गुप्ता जी रेजिडेंट हैं, हमने ये कर दिया। अब यहां पर इनकम डाल रहे हैं हम कैलकुलेट करने के लिए 91,29,648 नहीं, बल्कि 50,000 माइनस करने के बाद, और ये फिगर है आपकी 90,79,648, 90,79,648। डॉक्टर साहब एक मिनट रुकिए, हमारे रिगार्डिंग सो रहे हैं, बहुत ड्यूटी और आती है, जरा प्लीज चेक करिए सब लोग, ये कौन सो रहा है? सर देखो मैं इतना अच्छा पढ़ा रहा हूँ कि लोग सो रहे हैं। कराटे कौन रहा है? ये कौन सो रहा है? सर लेक्चर में मेरी क्लास में ऐसी होता है। मेरी गुप्ता जी मेरी कितनी मधुर वाणी है कि लोग सो रहे हैं। देखो नहीं, सोने में एतराज नहीं है, कराटे लेने में एतराज है। अच्छा हाँ, वो हमारे लेक्चर में डिस्टर्ब कर रहा है, ठीक है ना? तो गुप्ता जी इसमें देखो अमाउंट आ रहा है सर 28,98,774। अब हम अपने कैलकुलेटर से चेक कर लेते हैं जो हमने किया। सर ये देखो वही आ गया 28,98,774। यहाँ पर मैंने सारे फार्मूले लगाए हुए हैं, कोई कलाकारी नहीं है। यहाँ एक्सेल के फार्मूले लगे हुए हैं, सरचार्ज का लगा हुआ है, ये हेल्थ एजुकेशन चार्ज का लगा हुआ है। तो 28,98,774 ये टैक्स, ये सरचार्ज और ये एजुकेशन चार्ज। एक बार फिर कैलकुलेटर पर देख लेते हैं, देखिए वही अमाउंट आ गया। ठीक है गुप्ता जी? हाँ, अब मैं सर नए रिजीम की बात करता हूँ, 1 मिनट, क्योंकि टीचर्स ना नहीं। हाँ बता। मेन बात समझने की ये है कि हमें जो ये बल्क में जो कुछ, हाँ, तो हम क्या क्या प्रिकॉशनरी स्टेप्स लें जिससे कि कानूनी रूप से we don't want to evade tax, हाँ, but we want to use the provisions of income tax जी for जी जी reducing our tax liability. That is the main thing. सर ये मैं अभी, हाँ मैं आपको नया टैक्स रिजीम में, क्योंकि आप अपने आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं। यहाँ पर आपने कर दिया नया टैक्स रिजीम पे यस, और ये अमाउंट था हमारा 91,29,648। तो ये अमाउंट आ जाता है 28,32,994, और हमारी एक्सेल शीट भी यही कह रही है 28,32,994। अब टैक्स बचाने की बात गुप्ता जी वो तो है कि आप मैक्सिमम जो सेविंग कर सकते हैं वो एक तो आपकी टैक्सेबल FDR हो सकती है, NSC हो सकता है, आपका विरध योजना हो सकती है, PPF तो इस लाइफ, अब इस एज में क्या खुलेंगे, 15 साल का उसका लॉक इन हो जाएगा। NSC हो सकता है 5 साल का, LIC हाँ 5 साल का एक्सटेंशन लिया जा सकता है। हाँ, वो तो गुप्ता जी मेरा 15 मैंने शुरू किया था, आज मैंने 80 में खुला था, आज मुझे ये देख लो 80 में खोला 40 साल से ऊपर हो गए। I think there is no upper limit, time limit. नहीं 5 की एक्सटेंशन मिल सकती है, और मिल रही है मुझे सर, मुझे 42 उसका जो इंटरेस्ट है वो टैक्स फ्री है, उसका इंटरेस्ट जो टैक्स फ्री है। तो गुप्ता जी एक तो इन्वेस्टमेंट हमारी 1.5 लाख तक की, वो NSC हो, LIC हो, विरध योजना हो, सीनियर सिटीजन हो, पोस्ट ऑफिस की MIS स्कीम हो, एक मेडिक्लेम का एक्सपेंडिचर आप कर सकते हैं यदि कर रहे हैं तो,
एक स्पेसिफाइड डिजीज का यदि आपको हो रही है तो उसका हो जाएगा, और एक एटीटीटी आपको मिल ही जाएगा। तो ये मित्र साहब आप बोल रहे हैं आपके ऊपर जुर्माना लगेगा? नहीं, कुछ पूछ रहे हैं। नहीं, बाद में डिस्कस कीजिए सर, यहाँ आवाज आ रही है ना, इसमें डिस्टर्बेंस। तो can we put a question? हाँ बताएं बताएं बताएं। हाँ, ये तो मेरा क्वेश्चन ये है कि जो आप एक ईयर में दे रहे हैं, हाँ कैन वी रिवाइज फॉर लास्ट? नहीं सर, उसमें मैं आपको फिर इसको प्रेजेंटेशन मेरी यहीं पे खत्म हो जाती है। मैंने आपको टैक्स कैलकुलेटर दिखा दिया, अपनी पीपीटी दिखा दी, है ना, फिर हम वो फोटो वाला सेशन ले लेते हैं ना इसमें। पहले कॉलेज से ब्रेकअप लेना पड़ेगा पिछले ईयर। जी मैं अभी बताता हूँ, रिटर्न्स में डाल सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं अपने रिटर्न्स। हाँ गुप्ता जी, हाँ जी आप बताएं। जो मेनली जो क्वेरीज हैं हाँ। हमारी सबकी ये है कि क्योंकि ये काफी लमसम अमाउंट मिलेगा, हाँ तो उस पर टैक्स बहुत हैवी होगा, सरचार्ज भी होगा। बिल्कुल ठीक है, आप मान के चलें सर 35%। Please tell us those legal means by which we can reduce our tax liability. देखिए आपको जो अमाउंट मिला है वो 2016-17 से कनेक्टेड है। आपकी रिटायरमेंट थी अक्टूबर 2016 में, तो ये जो आपको ईयर्स मिला इसमें आपका अमाउंट 2 महीने का, जो मैंने शीट बना के भेजी है आपको सर, ये देखिए ये शीट ऑलरेडी, ये आपको शीट दिखाई नहीं दे रही होगी शायद गुप्ता जी, शीट Hard copy, no problem. अच्छा नहीं शीट नहीं दिखाई दे रही फिलहाल? नहीं, अच्छा एक मिनट, ये देखिए ये मैंने जो कैलकुलेशन डाली भी है, ग्रुप पे भी डाली है, फेस पे डाली है। अब ये नवंबर 16, दिसंबर 16, जनवरी 17, फरवरी मार्च, ये 5 महीनों का जब आप टोटल कर लेंगे यहाँ पर, तो ये अमाउंट जाएगा 2016-17 फाइनेंशियल ईयर में, जिसका असेसमेंट ईयर होगा 2017-18। और इसी तरह की रिपोर्ट, इसी तरह की आपकी कैलकुलेशंस आपको अपने कॉलेज से लेनी होगी। मेरी कैलकुलेशंस, मैं आपको एक बात और क्लियर कर दूं, मेरी कैलकुलेशन सिर्फ एक रफ कैलकुलेशंस हैं। ये कैलकुलेशंस इनकम टैक्स पर्पस के लिए काम नहीं आएंगी। इन कैलकुलेशन से आपको कॉलेज पैसा नहीं देगा। इन कैलकुलेशंस में चेंजेस हो सकती हैं, हो सकता है वो फरवरी तक का अलग काउंट करें, मार्च तक का बाद के महीने में ले जाएं, तो मेरी कैलकुलेशंस रफ हैं। मैं ये साथ में, मैं किसी तरह की, गुप्ता जी कोई मेरी जिम्मेदारी नहीं है मेरी कैलकुलेशन शीट पर। नवंबर 16, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये हो गया एक फाइनेंशियल ईयर। यहाँ पर आप कर देंगे ब्रेक और इन सबको कर लेंगे ऐड। वो इनकम हो गई 2016-17 की। इसके बाद नेक्स्ट 12 मंथ्स की हो गई, वो हो गई 17-18 फाइनेंशियल ईयर। फिर आ गई आपकी 18-19, फिर आ गई 19-20, फिर आ गई 20-21, फिर आ गई 21-22, फिर आपकी करंट की तो बात कहानी दूसरी होगी। अब इसका फायदा होगा क्या इसको करने का? या तो आप पूरा का पूरा सिंगल ईयर में दे दें टैक्स, फिर तो हो गई कहानी खत्म। और यदि आपको इसका करना है बाइफरकेशन, यदि इसका करना है आपको बाइफरकेशन, तो बाइफरकेशन के लिए करना क्या है? प्रैक्टिकली कॉलेज कोई आपको करके नहीं देगा। कॉलेज में अकाउंट्स डिपार्टमेंट वैसे ही ओवरबर्डन्ड है, कोई आपका काम। और दूसरी बात, जो आपको पेंशन से फर्क नहीं पड़ रहा, जो आपकी पिछले सालों में जो आपने आईटीआर दाखिल की है उसमें एडिशंस होगा। जो आपको गुप्ता जी 16-17 के जो 5 महीने का अमाउंट है, जो आपने ऑलरेडी आईटीआर फाइल कर दी, उसके अंदर ये 5 महीने का हम उसमें करेंगे ऐड। जो आपने आईटीआर भरी थी वो थी आपकी रिसीट बेसिस पर। अब हम 16-17 की आईटीआर को करेंगे रिवाइज। हम उसको रिवाइज टेक्निकल तरीके से नहीं कहते, हम कहेंगे सेक्शन 89(1) का रिलीफ। फिर 17-18 की आप रिवाइज करोगे, 18-19 की करोगे, 19-20 की करोगे, 20-21 की करोगे और 21-22 की करोगे। 22-23 की तो आप दाखिल करोगे 31 जुलाई 2023 को। तो कहने का मतलब यह है, बाइफरकेशन है कौन से सेक्शन में होता है? 89(1), 89 ब्रैकेट में 1, 89(1), हाँ ब्रैकेट में 1। ओके। तो और ये इलीगल नहीं है, ये लीगलाइज्ड है। क्योंकि देखो आपको जो सारा एरियर्स एक साथ मिल गया, यदि आपको हर साल मिलता रहता, यदि गुप्ता जी आपको नवंबर से पेंशन मिल जाती, तो ये सरचार्ज देने की नौबत ना आती आज। फिर तो आपके 50 लाख से नीचे रहता। आपका सरचार्ज कब लग रहा है? 50 लाख से ऊपर लग रहा है। आपको पेंशन 16-17 की 16-17 मिल जाती, 17-18 की 17-18 मिल जाती, 18-19 की 18-19 मिल जाती, तो फिर सरचार्ज की बात ही नहीं उठती। तो इसलिए बाइफरकेशन इज अलाउड।
So हाँ, नहीं, ये तो, all of us should हाँ, benefit of that. अच्छा दूसरी बात, यदि आपको जब आप करते हैं 1 साल में, तो 1 साल में तो आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल रही है एक बार। अब आपको पिछले साल भी स्टैंडर्ड अलाउड थी, उससे पिछले बार भी अलाउड थी, ये भी 2-3 साल से शुरू हुआ है, तो स्टैंडर्ड डिडक्शन का भी बेनिफिट मिल गया आपको 50,000 का। जो आपको 50,000 पे 2022-23 में टैक्स लगेगा, वो लगेगा 34% के आपसे। अब आपने 50,000 कम कर ली आपने 2021-22 में, 50,000 कम कर ली आपने 20-21 में, तो आपने पिछले 3 साल में 50,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन क्योंकि क्लेम कर ली, तो उससे आपकी 1.5 लाख का 30%, 50,000 का तो फायदा यहीं पर ही हो गया आपको। जो सरचार्ज लगेगा आपका, जो भी आपने कैलकुलेट करके देखा, वो सारा का सारा जीरो हो जाएगा, मतलब वो आपका एडजस्ट हो जाएगा, और वो आपको कॉलेज तो देखो बाइफरकेट करेगा नहीं, वो आपको इनकम टैक्स से मिलेगा रिफंड। इसके लिए आपको बाइफरकेशन के लिए अपनी जो इनकम टैक्स की जो आपकी रिटर्न्स है उसको रिवाइज करना होगा। जहां पर आपने पेंशन की इनकम दिखा रखी है, सैलरी दिखा रखी है, हाउस प्रॉपर्टी इनकम दिखा रखी है, अदर सोर्स की इनकम दिखा रखी है, उसमें फिर आप उस इनकम को करोगे ऐड जो उस साल से रिलेटेड एरियर्स है, फिर उस साल का जो टैक्स रेट होगा वो एप्लीकेबल होगा। Yes, that's right. That was my question. हाँ, मतलब 16-17 में आपने जो पैसा लिया, आपको मिला जो 2.5 लाख रुपए 3 लाख रुपए जो आपने 22-23 में ले लिया, हम उसमें कैलकुलेट करेंगे। फिर 17-18 में जो आपने 12 महीने की 100% इसमें आपको मिनिमम करीबन 2 से 2.5 लाख का फर्क पड़ेगा मिनिमम, यदि आप इसको बाइफरकेट करेंगे तो, क्योंकि सरचार्ज तो आपका जीरो हो गया। फिर आपका स्टैंडर्ड एक्शन आपको मिल गई 3 बार, उसका बेनिफिट 50,000 का हो गया, तो सरचार्ज तो आपको जीरो होनी होना है ना। तो आपको बाइफरकेशन के लिए ये देखो, मैं कभी भी अपना बेस मुझे पढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है, मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं टैक्स कंसल्टेंट भी हूं पिछले 24 साल से, लेकिन मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है कि आप मेरे पास हो। आपके आसपास जो सीए हैं, जो टैक्स कंसल्टेंट हैं, एक फॉर्म 10IE भरना होगा आपको, और वो भरना होगा इनकम टैक्स की वेबसाइट पर डायरेक्ट। फिजिकल फॉर्म आज की डेट में कुछ नहीं है। आज की डेट में इनकम टैक्स में हेरा फेरी हैज बिकम जीरो। लेकिन मैं ये साथ में आपको आगाह करूंगा, जो भी आपका बाइफरकेशन करे वो व्यक्ति ट्रेंड होना चाहिए, प्रोफेशनल होना चाहिए। यदि आपने गलती कर दी तो रिफंड तो आपका हो जाएगा जीरो, और अननेसेसरी आप अपने लिए मुसीबत में 10E. हाँ 10E मैं आपको दिखा रहा हूँ, डिस्प्ले कर रहा हूँ, ये 10E है। इसमें ऊपर एम्प्लॉय का नाम, पैन नंबर, गुप्ता जी दिखाई दे रहा है ना फॉर्म? जी आ रहा है। अच्छा, रेंशियल स्टेटस मींस रेजिडेंट आ जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर आएगा आपका एरियर्स, सैलरी रिसीव्ड इन एरियर्स। तो ये हर साल का मतलब ये बताइए नहीं कि इज दिस फॉर्म टू बी फिल्ड अप सेपरेटली फॉर एवरी? नहीं सर, नहीं सर, मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ, गुप्ता जी दिखा रहा हूँ। ये फॉर्म एक सिंगल फॉर्म जाएगा और ये आपको अपने पोर्टल पर फिल करना है। ये फिजिकल फॉर्म में कुछ नहीं जाएगा, फिजिकल फॉर्म में ITR भी जा रही, ये भी नहीं जा रहा। ये देखें, ये सब आपको वहां पर पोर्टल पे करना है डायरेक्ट। यहाँ पर आ जाएगा एरियर्स, जो आपको एरियर्स मिले पिछले सालों के अमाउंट, ये सिग्नेचर तो सारा वो E-वेरीफाई होगा। ये है एरियर्स एडवांस सैलरी, टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग सैलरी रिसीव्ड इन एरियर्स, जो इस साल आपको मिल गई पूरी की पूरी कंबाइंड 91 लाख के आसपास। ये जो एरियर्स का जो अमाउंट है, ये एरियर्स का अमाउंट 16-17, 17-18, 18-19, 19-20, 20-21, 21-22, उसका अमाउंट यहाँ पर आएगा सेकंड वाले में। यस यस, टोटल इनकम यहाँ पर आएगी। फिर ये टैक्स ऑन टोटल इनकम जो आइटम नंबर 3 है, इसका टैक्स कैसे बना, तो टैक्स ऑन टोटल इनकम आइटम नंबर 1 का कितना बना। अब 16-17 के टैक्स रेट्स आपको उठा के देखने पड़ेंगे, 17-18 के टैक्स रेट उठा के आप देखोगे, 18-19 के टैक्स रेट, तभी तो आप निकाल पाओगे ना टोटल इनकम पर कैसे टैक्स निकलेगा। अच्छा, फिर ये टैक्स कंप्यूटेड, ये फिर नीचे टेबल आपको फिल करनी है। ये टेबल ए है जो आपको फिल करनी होगी ऑनलाइन, और आप यहाँ ऐड करते रहोगे, इसमें 1 2 3 4 जो भी ऐड उतरेंगे। लेकिन यहाँ पर यदि गलती 100 रुपए की भी हो गई, गुप्ता जी यहाँ पर आपको जितने सालों का एरियर्स मिला, 16-17 आप लिखेंगे फाइनेंशियल ईयर 2016-17, यहाँ लिखेंगे 17-18, यहाँ 18-19, और आप ऐड करते जाएंगे। यहाँ पर टोटल इनकम ऑफ द रिलेवेंट प्रीवियस ईयर, जो साल आपने आइटम भरी थी उसकी इनकम, ये उस साल का एरियर्स, इन दोनों का टोटल आ जाएगा, लिखा हुआ है ऐड कॉलम 2 और 3। फिर आपको निकालना है यहाँ पर टैक्स ऑन टोटल इनकम, जो नंबर 2 वाले का है, और 4 वाले का आपने टैक्स यहाँ निकालना है, और यहाँ पर डिफरेंस है।
डॉक्टर साहब इसमें एक बात क्लैरिफाई करिए, हाँ जैसे नॉर्मली मैं रफ बनाकर अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट को दे देता हूँ एंड ही प्रिपेयर्स द फाइनल थिंग एंड फाइल्स इट। हाँ अब ये जो फॉर्म है आपने बताया दैट इंडिविजुअल्स हैव टू फिल अप फ्रॉम देयर ओन सिस्टम्स। नहीं वो तो आपका सीए जो है वो पोर्टल पे फाइल करेगा ना इसको। ये सर गुप्ता जी फाइल कर सकते हैं मतलब हाँ वही करेंगे ना। हम अपने नहीं सर वो आपका पासवर्ड लेके वही फाइल वो वहां पे डालेगा ना। करना तो उसको ही आपके पोर्टल से। जब आप सैलरी आज के डेट में सबमिट कर रहे हो तो कौन कर रहा है? आपका सीए तो कर रहा है। जी तो वही सीए ये वाला भी काम करेगा। और यदि आपने ये सबमिट नहीं किया या कोई इसमें हो गई गलती, और मैं इस बात को आगाह करके कर रहा हूं स्पेशली कि इसमें 100 रुपए की गलती भी हो गई गड़बड़, या आपका लिंकेज खत्म हो गया, आपने अपनी रिटर्न के अंदर यहां पर दिखा रखे इनकम 4 लाख और यहां कर दिया आपने 4 लाख 100 रुपया, बस फिर ड्रामा हो जाएगा अच्छा खासा। मतलब ये बहुत प्रिसाइजली 1 रुपया भी यहां पर इंपॉर्टेंट है। आपने यहां पर चांस लेना, अपने सामने आपकी फील्ड आईटीआर होनी चाहिए, उसके हिसाब से एरियर्स आपके निकले होने चाहिए, फिर ये फॉर्म को भरा जाएगा ऑनलाइन। सिर्फ एरियर्स का यही आपको एक टेबल है जो आपको भरनी है, और जिसके चार्जेस अच्छे सीए बहुत अच्छी फीस चार्ज करेंगे, क्योंकि आपको फायदा जो है, और इसमें गलती हो गई तो वो आपका जो कैलकुलेशंस है आपका रिफंड रुक जाएगा, 100% रुक जाएगा। और एक बार गलती हो गई फिर आप उसको करोगे रिवाइज, वो आपका मामला पड़ जाएगा खटाई में। ये मेरी एक सेशन है कि जो झोला छाप जो लोग हैं, या मैं बैठ के कर लूंगा, मुझे इनकम टैक्स बड़ा आता है, यहाँ पर इनकम टैक्स मुझे आता है, लेकिन यदि आपको नहीं आता ये वाला टैली भरना तो बिल्कुल यहाँ पर कोशिश ना करें। ये अनेक्सर 2 आपको नहीं भरना, ये ग्रेचुटी जब मिल जाती है, ये वाला भी ग्रेचुटी के बारे में है, ये कंपनसेशन के बारे में है, ये हम अलग अलग भरते हैं। हमें सिर्फ पहले वाला पोर्शन भरना है और बाद में हमारा यहाँ पर साइन हो जाएगा वो, क्योंकि हमने ई फाइल करना है, तो ई फाइल करने के बाद ई फाइल वाला काम हो जाएगा, बस ये होना है। इसमें साइन का क्या नहीं वो साइन तो आपके पिताजी पोर्टल से हो रहा है ना ये। अच्छा, तो उसमें फिजिकल सिग्नेचर की जरूरत नहीं, जैसे आप रिटर्न भरते हैं आपको ईवीसी आएगा, आपको वो जो ईवीसी आता है आपके वो फोन पर, वो ईवीसी आएगा, वो सबमिट हो जाएगा। और कोशिश करें कि रिटर्न फाइल करने से पहले आप इस फॉर्म को भर दें। यदि रिटर्न रिटर्न फाइल सर रिटर्न नहीं, पहले ये फॉर्म अपलोड करें फिर बाद में रिटर्न सबमिट करें। यदि आपने अच्छा जो आपकी आईटीआर आपकी वेबसाइट पर पड़ी है, उसको एक बार नहीं, मैं कहता हूं 3 बार चेक कर लेना कि उस इनकम में 10 रुपए का भी डिफरेंस ना आ जाए। यदि 10 रुपए का भी डिफरेंस आ गया तो फिर लेने के देने पड़ जाएंगे। जी गुप्ता जी। whatever acknowledgements we have got जी after filing for return, हाँ. the calculations are returned back to us by the income tax authorities हाँ. approving, or there may be difference of few rupees in approximation, just 2-3 rupees. नहीं वो तो चलो 10 रुपीज तक तो चलता, उसमें 10 रुपीज तक तो होता है, उसमें कोई बात नहीं है। हाँ, लेकिन आपका डिफरेंस थोड़ा नहीं वो, लेकिन आप 10 रुपए का डिफरेंस भी क्यों रखोगे? क्योंकि देखो वहां पर मशीन काम कर रही है गुप्ता जी, वहां पर मशीन काम कर रही है, मशीन को नहीं पता, मशीन आपको नोटिस इशू कर देगी, आप बिल्कुल एक्यूरेट क्यों नहीं करेंगे? इसका मतलब ये हुआ कि whatever return we have filed earlier, Already, हाँ. whatever is approved, already, and whatever is on record, क्योंकि वो हमें रिटर्न में भेजते हैं वापसी में। नहीं तो आपके पोर्टल पे पड़ी तो है, वो आपके पोर्टल पर रिटर्न पड़ी है, पहले उसका प्रिंट आउट निकाल के रखो ना अपने सामने। ठीक है। और जो आपका स्टैंडर्ड एक्शंस का है वो फायदा मिल जाएगा आपको बाइफरकेशन करोगे तो, और यदि रिसीट बेसिस पे टैक्स दोगे तो उस पर बाइफरकेशन का आपको फायदा मिलेगा नहीं। तो बाइफरकेशन करना बिल्कुल अच्छी बात है, कोई इसमें नुकसान नहीं है, फायदा है और अच्छा खासा फायदा है। मतलब आपके केस में गुप्ता जी यदि मैं देखूं तो आपके केस में सरचार्ज देखो 2.5 लाख रुपए लग रहा है आपका, तो 2.5 लाख तो यही आपको जीरो हो जाएगा ना सर। 2.5 लाख तो आपको ये मिल गया, फिर बाकी 3 साल में आपको 3 लाख से ऊपर का रिफंड आएगा। तो मोटा अमाउंट है ना, आपको बिल्कुल करना चाहिए जी। हाँ तो आप कोई क्वेश्चन है तो बताएं। आप अगर कोई क्वेश्चन पार्टिसिपेंट्स में राइट इन द चैट बॉक्स आल्सो, और वैसे नहीं वैसे सीधा पूछ लो, कोई बात नहीं। राजकुमार जी, मैं एक थोड़ा सा क्यूरियोसिटी है अमरनाथ जी और डॉक्टर से भी, कि जो कम्युटेशन ऑफ पेंशन है वो रिटायरमेंट की डेट की जो पेंशन है उस पर होगा, या आज जब हम अप्लाई करेंगे तो आज की पेंशन पर होगा? सर मैं आपको फॉर एग्जांपल बता दूं जी। नहीं ब्रीफली आप चलिए। नहीं तो यदि देखो आपका हुआ है 7th पे कमीशन के अंदर,
तो 7 पे कमीशन में कम्यूटेशन जो होगी वो आपकी होगी जो आपकी लास्ट ऑन सैलरी है उसके बेस पर। और यदि आपकी हुई है पुराने वाले में 6 CPC के अंदर, आपकी जैसे गुप्ता जी की हुई है 16 के अंदर, तो इनको तो नया वाला कैलकुलेशन चलेगा। यदि गुप्ता जी की होती 15 के अंदर, तो 15 के अंदर जो उस टाइम की लास्ट ड्रॉन सैलरी थी उसके बेस पर कम्पिटिशन होगा। आज के बेस पर नहीं होगा, कन्वर्जन वाले पर नहीं होगा। जब लास्ट डेट ऑफ रिटायरमेंट पे जो सैलरी थी वो काउंट होती है। नहीं राठौर साहब, तो स्पेसिफिक मेरा रिटायरमेंट 2013 में हुआ है। कोई बात नहीं राजकुमार जी, मैं आपको एक्चुअल केस दिखा देता हूँ ना, कोई बात नहीं, मैं स्क्रीन को शेयर कर देता हूँ। लेकिन नहीं राजकुमार जी, मेरी फीस बड़ी हैवी होती है, सीए से ज्यादा होती है, आप मेरे पास बिल्कुल ना आए, बिल्कुल भी ना आए। हाँ जी बिल्कुल, मैंने 16 साल का भी कर रखा है। मैंने किसी का केस था वो 2004 से उनको मिला था, अभी 2 साल पहले हमने 16 साल का कर दिया, उसमें क्या। हाँ सर मैं कह रहा हूँ 16 साल का। यदि किसी ने केस जीता था BSNL का तो उनका वो इकट्ठा मतलब टैक्स के लिए राठौर के पास जाओ और लीगल केस के लिए गुप्ता जी के पास चले जाओ। 2014 में किसी की रिटायरमेंट होती है और नवंबर 2014 में उनकी बेसिक सैलरी थी 63,220 और ग्रेड पे था 9,000। टोटल हो गया इसका 72,220। अब इसका आधा कितना हो गया, इसका आधा हो गया 36,110। इसका 40% हो गया सर 14,444। अब इनकी एज है, नेक्स्ट बर्थडे इनका 73rd बर्थडे आएगा। इसका जो फैक्टर है कम्पिटिशन फैक्टर दिस इज 6.296। सर मैं इसको दोबारा बता रहा हूं, आपकी रिटायरमेंट के टाइम नवंबर 2014 में इनकी सैलरी थी 6 CPC के अंदर, बेसिक पे 63,220, ग्रेड पे था 9,000, टोटल हो गया 72,220, इसका हाफ हो गया 36,110। अब इसका 40% हो गया 14,444। अब जब आपकी 65 पर रिटायरमेंट होती है तो कम्यूटेशन के लिए जो फैक्टर इस्तेमाल होता है वो होता है 66। अब इनकी एज में इस्तेमाल होगा फैक्टर 6.296 और ये फैक्टर हमेशा कम होता रहता है। ये देखें फैक्टर भी दिखा रहा हूं आपको, 66 की एज में फैक्टर है 7.591, 67 में 7.431, 73 में 6.296। गुप्ता जी आपका ये वाला है जी। और 81 में 4.611। यदि कोई 80 की एज में भी कम्यूटेशन करना चाहे तो गवर्नमेंट उसको मना नहीं कर रही, लेकिन उसका फैक्टर लगेगा 4.812। अब ये देखिए मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया 6.296 से, अमाउंट हो गया 11 लाख के आसपास अमाउंट आ गया। या तो अब इनको अच्छा लग रहा है लेना 11 लाख रुपया, तो भैया जी आप 11 लाख रुपए ले लो और आपकी पेंशन फिर कम हो जाएगी। जो इनकी पेंशन बनी आज की डेट में, ये अमाउंट इनकी पेंशन का अमाउंट है 93,650 बेसिक, उस पर DA 1,28,301। अब 1,28,301 पर 14,444 रुपए कम हो जाएंगे बस, तो टोटल का जो आएगा अमाउंट 1,13,857 आ गई, क्योंकि बेसिक में कम होगा, DA तो आपको पूरे पे मिलता है। मतलब आपको जब बेसिक मिल रही थी पेंशन का 93,650, उसमें से 14,444 कम हो गया, अमाउंट आ गया 79,206 और DA आपको पूरे पे मिलेगा जो 93,650 मिल रहा था, तो इनको 14,444 रुपए कम हो गए। अब ये पेंशन पाएंगे 1,13,857। एक जब फिर आप ये सोच लो आपको 11 लाख रुपए कम्यूटेशन कराने हैं या आपको 14,000 पेंशन ज्यादा लेनी है, बस ये डिसाइड कर लो आप। और 15 साल के बाद, आज से 15 साल के बाद ये आपको 14,444 फिर दोबारा से शुरू हो जाएंगे, पूरी पेंशन शुरू हो जाएगी। आपको जो मैंने जितनी भी शीट तैयार की हैं तो मैंने सब में फुल पेंशन रखी तो है। ये सब मैंने 75,93 और ये 88 लाख दोनों में एक ही अमाउंट लिखा हुआ है। तो आपको रहना है सर जिंदगा रहना कोई 11 साल, तो आपको कम्यूटेशन करा लेनी चाहिए। और जैसे गुप्ता जी का हिसाब किताब कर रहे हैं मुझे 90 ईयर्स तक जाना है या मुझे भी 90 तक जाना है, तो मैं कम्यूटेशन नहीं कराऊंगा। एक थंब रूल आप ये मान के चलो, 11 साल के अंदर भगवान को प्यारा होना है। मेरी बात थोड़ी अजीब लग रही होगी, 11 साल के अंदर भगवान को प्यारा हो जाना है तो फिर कम्यूट करा लो, और 11 साल के बाद जिंदा रहना है फिर आप
आराम से बिना कंपटीशन के जियो। और एक उसका मजा भी है, मैं अपने बेटे को कह रहा था कि तेरे बाप की इनकम जो है ना पेंशन 1,48,000 रुपये है, तो मुझे इस बात को कहने में खुशी हो रही है। और 11 लाख में अपने क्यों लूँ, मुझे 14,000 पेंशन ज़्यादा मिलेगी, उसकी मुझे ज़्यादा खुशी होगी। ये तो मैंने पेंशन को कम्यूट कराया और मेरे 3 दिन के अंदर ही डेथ हो गया तीसरा चौथा जो भी है। सर मेरी फैमिली को फैमिली पेंशन पूरी मिलेगी, मैं कम्यूटेशन कराता तब भी उतनी और ना कराता तो भी उतनी, कोई फर्क नहीं पड़ने जा रहा। And there is a very important point to be appreciated. 2 of our colleagues expired within 2 years. ये कुछ साल पुरानी बात। मैं 11 लाख रुपए जमा करा के कितना मुझे मिल जाएगा, 6,000 रुपये महीना, और उसमें भी टैक्स लगना है और 14,000 रुपये टैक्स लगना है। इस बात कहता हूँ, यदि मेरे पास जैसे मेरा कंपटीशन का अमाउंट सपोज करो 30 लाख रुपए, सर बच्चे को इंडस्ट्री लगानी है, बच्चे को गाड़ी खरीदनी है, बच्चे ने कहना पापा जी 30 लाख रुपए और दे दो। अब पापा जी 30 लाख रुपए तो रखें अपने, कम्यूट ना कराएं, और जो हर महीने जो आएगा ना मेरे पास फालतू पैसा, सर मैं बच्चे को हर महीने दूंगा। आप पैसा धीरे धीरे दो, आप पैसा धीरे धीरे दो, आप इकट्ठा मुस्तरकम आप 1 करोड़ दे दो, 1.5 करोड़ दे दो। बच्चों ने, सर मैं तो बड़ा रफ टफ लैंग्वेज इस्तेमाल करता हूँ, बच्चों ने चंदन की लकड़ी नहीं दे रही हमें, हमें वही सूखी लकड़ी मिल रही है। मैं तो कहता हूँ तेरा बाप की पेंशन जो है 1,48,000, तेरी माँ की पेंशन, अच्छा तेरी सैलरी, वो अभी एडॉक है गार्गी कॉलेज में 7 साल से, उसकी सैलरी जो है 1 लाख रुपए है। मैं कहा तेरा बाप जो है तेरे से ज्यादा कमा रहा है, और मैं सर 20 साल कहीं नहीं जा रहा, गुप्ता जी का पूरा साथ दूंगा। क्यों गुप्ता जी, मेरा टारगेट अभी 20 साल जिंदा रहने का है। राजकुमार जी, मेरे नाना जी और दादाजी 90 साल की एज में गए, हाँ। से कोई कुछ बात किया था तो मैंने कहा भाई 20 साल तो अपना कोई प्रोग्राम नहीं है, उसके बाद और मैंने तो भगवान से बात भी कर लिया, वो कह रहे थे जी आपने इनकम टैक्स इतने साल पढ़ाया 42 इयर्स, तो जब तक आप सुपर सीनियर सिटीजन नहीं बनते, जब तक मैं आपको ऊपर नहीं बुला रहा, मेरी एंट्री बैन है ऊपर, तो कहानी खत्म। हाँ हाँ बिल्कुल सर, मेरी वेबसाइट है फ्री, और मेरा एक adfilo.in पे वहाँ पे फ्री ज्वाइन कोर्स कर सकते हैं, और वेबसाइट है taxclasses.in। जी आपके बुक Without any doubt, yes. यस एंड डॉक्टर और सर एक बात करिएगा, जहाँ लिख सकते हैं अंडर प्रोटेस्ट वर्ड जरूर लिख दीजिए। ये मैं 2011 से 10 साल से लोगों को बता रहा हूँ, और बहुत सारे केसेस में हमने लिख पाया कि जो भी कैलकुलेशन आपको लगे कि कुछ थोड़ी सी कमी है, कुछ गड़बड़ है, तो वही कर दीजिए, आई एम एक्सेप्टिंग इट अंडर प्रोटेस्ट। दैट कीप्स योर राइट। एंड मेनी पीपल जिनसे हमने 2011 में ये लिखवाया था, दे आर थैंकिंग मी एट दिस स्टेज कि साहब 2011 में जब सिंगल बेंच का जजमेंट नहीं आया था, अंडर प्रोटेस्ट लिखवा दिया था, क्योंकि जिन्होंने अंडर प्रोटेस्ट नहीं लिखा है वो थोड़ा सा उनको सी दैट। और वैसे सर एक जनरल इंफॉर्मेशन के लिए मैं कि उनको फैमिली पेंशन कैलकुलेट की डेट ऑफ डेथ तक तो पूरी पेंशन होगी, और उसके बाद में फैमिली पेंशन कैलकुलेट होगी।